बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम MGT 411 मनी एंड बैंकिंग का लेक्चर नंबर 42 कवर करेंगे। मैं आपको वीयू एक्सपर्ट टीचिंग चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तो चलिए अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर का जो टॉपिक है या मेन टाइटल है वो है एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम सिंपल डेफिनेशन देखेंगे जिसमें मैंने रियल लाइफ एग्जांपल को इंक्लूड किया है। वो इस वजह से ताकि इजीली आपको समझ में आ सके कि इस लेक्चर में हम क्या बात कर रहे हैं और आप रिलेट कर सकें टॉपिक से रियल लाइफ को और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए आप इजीली इसको पिक कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व की, जिसको हम AD कर्व भी कहते हैं। अ कर्व दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड टोटल आउटपुट। ठीक है, वो कर्व जो रिलेशनशिप शो करता है इन्फ्लेशन और टोटल आउटपुट, जिसको GDP के दरमियान एक इकोनॉमी के अंदर, उसको हम एग्रीगेट डिमांड कर्व कहते हैं। ठीक है, जो कि सिर्फ रिलेशनशिप शो करता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका ये है। एग्जाम्पल इसकी ये है, जब प्राइस बढ़ती हैं तो लोग जो है कम चीज़ें खरीदते हैं जिसकी वजह से डिमांड गिर जाती है। एक मिसाल ले लें कि आप जो है रोज़ाना कोई चीज़ खरीदते हैं। ठीक है, आप रोज़ाना हफ्ते में 2 बार चिकन बनाते हैं। अब क्या हुआ कि चिकन की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो आप क्या करेंगे, चिकन हफ्ते में एक दफ़ा बनाना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा कि चिकन की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लोग कम खरीद रहे हैं। ठीक है, अब ये मैंने चिकन की एग्जांपल दी है, ऐसे आपको बहुत सी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ा करें तो मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो आप अपने जहन को फोर्स किया करें 2-3 मजीद ऐसी एग्जाम्पल्स बनाने में। उससे क्या होगा, आपका दिमाग सबकॉन्शियस जब इस चीज़ के बारे में सोचेगा तो आपको चीज़ें ये याद रहेंगी और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। फ्लैट एग्रीगेट डिमांड कर्व, a curve where small changes in inflation cause large changes in input। ठीक है, ये वो कर्व होता है जिसमें अगर माइनर सी भी चेंजेस आए, छोटी सी भी चेंजेस आए, तो बहुत बड़ी चेंज होती है आउटपुट के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर इंटरेस्ट रेट क्विकली चेंज हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट की वजह से क्विकली रिड्यूस स्पेंडिंग, तो आउटपुट जो है वो अचानक से ड्रॉप कर जाएगी। स्टीप एग्रीगेट डिमांड कर्व, अ कर्व वेयर चेंजेस इन इन्फ्लेशन हैव स्मॉल इफेक्ट ऑन आउटपुट। ये कर्व जो है जिसकी वजह से चेंज जो है इन्फ्लेशन में अगर चेंज होता है तो बहुत स्मॉल इफेक्ट आता है आउटपुट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, लोग जो है स्पेंडिंग करते रहते हैं भले प्राइस बढ़ रही हो। अब इसकी मिसाल क्या है कि आप पेट्रोल की एग्जांपल ले लें, पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं लेकिन इसकी डिमांड बिल्कुल नहीं गिरेगी क्योंकि लोगों ने रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ है, इसको इस्तेमाल करना ही करना है। बहुत स्मॉल सा इफेक्ट आएगा। रियल मनी बैलेंसेस, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। यहाँ में मनी से मुराद ये है कि पैसा जो कि एडजस्ट किया जाता है गुर्बत के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, आप जो है 100 रुपये की जो चीज़ें आज खरीद सकते हैं, अगर कल प्राइस बढ़ जाती है तो वो आप उतनी चीज़ें नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जांपल, अभी जो है वो पेट्रोल जो है वो 450 या इतने तक चले गया था, तो 450 पर लीटर आ रहा था। अब उसकी प्राइस मज़ीद कम हो गई तो अब 300 पर लीटर आ रहा है। ठीक है, तो 100 रुपये की अगर आज पेट्रोल की प्राइस 300 है और कल 400 हो जाती है, तो 100 रुपीज़ में जितना पेट्रोल आ जाएगा वो कल नहीं आएगा क्योंकि प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गई। तो सिंपल सी बात ये बताई जा रही है यहाँ पे। मॉनेटरी पॉलिसी रिलेशन कर्व शोज हाउ द सेंट्रल बैंक चेंजेस इंटरेस्ट रेट व्हेन इन्फ्लेशन चेंजेस। ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिलेशन कर्व है ये इस चीज़ को जाहिर कर रहा होता है कि जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को चेंज कर रहा होता है तो इन्फ्लेशन भी चेंज हो रही होती है। जब ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये पिछले लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कंजम्पशन जो आप चीज़ें जो आप खर्च कर रहे होते हैं रोज़ाना की, सब्ज़ी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये सारी चीज़ें लाने के लिए। इन्वेस्टमेंट जो कि बिजनेसेस इन्वेस्ट करते हैं नए प्रोजेक्ट में। आप देखते हैं कि नई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, कोई बिजनेस ने नई मशीन ले ली, 5G आ गया, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जो है स्पेंड कर रही होती है, जैसे पंजाब में इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं और दूसरी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो रही है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग्स होती हैं। नेट एक्सपोर्ट को देख लेते हैं। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि जो चीज़ें हम बना के बाहर भेजते हैं उनको एक्सपोर्ट कहते हैं। उन चीज़ों को बनाने के लिए जो मटेरियल, जो मशीनरी हम मंगाते हैं उनको इंपोर्ट कहते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट यानी कि कितना हमने इंपोर्ट किया और कितना हमने एक्सपोर्ट किया, इन दोनों के डिफरेंस को हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होंगी तो ये पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट होगा और यही होना चाहिए। गवर्नमेंट इसी चीज़ को टारगेट कर रही होती है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, सच कोई इतनी खास नहीं है लेकिन हम देख लेते हैं। एक आदमी जो है उसके पास 10,000 रुपये हैं। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन 10% बढ़ जाती है तो उसकी जो रियल वैल्यू क्या होगी उसके 10,000 रुपये की। ठीक है, स्टेप 1 इसका फॉर्मूला है, रियल मनी जो है वो बराबर होती है मनी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन से। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेशन क्या थी कि 10,000 उसके पास थे, 10% था, 10 को डिवाइड किया 100 से तो 0.10 हो गया, इसमें 1 प्लस कर दिया तो 1.10 हो गया। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9,090। अब आप देखें, अगर 10% इन्फ्लेशन बढ़ती है तो कहने को आपके पास 10,000 रुपये ले हैं, लेकिन वो 10,000 रुपये की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाती है,
9,090 रुपीज़, यानी कि 910 रुपीज़ जो हैं वो आपके बिल्कुल डिप्रिशिएट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्फ्लेशन होती है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, मैंने ये नोट्स इस तरीके से बनाए हैं कि एग्जाम में आपके पास क्या आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। तो मैंने इस लेक्चर से जो इंपॉर्टेंट एमसी, अब ये 2 पेज का सिर्फ लेक्चर है और उसमें से मैंने 10 एमसीक्यूज बनाए हैं, ठीक है। और इसमें से मैंने 6 क्वेश्चन भी बनाए, क्योंकि हमारे पास जो पेपर आता है उसमें एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 तरीके के आते हैं, शॉर्ट आते हैं और लॉन्ग आते हैं। शॉर्ट जो है वो 3 मार्क्स के होते हैं, लॉन्ग जो होते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपको एमसीक्यूज भी बना के दिए हैं, सब्जेक्टिव लॉन्ग एंड शॉर्ट्स बहुत बना के दिए हैं, और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो भी पढ़ा दिए हैं। अब अगर आप पढ़ लें, कि तुसी पढ़ो ना फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आप पढ़ लें तो आप इजीली पेपर दे सकते हैं। मकसद आपने सिर्फ ये करना है कि इस वीडियो को एक दफ़ा देखें, आपके थोड़े बहुत टॉपिक क्लियर होंगे। इसको दोबारा देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड टाइम आप इसके नोट्स बना लें और फोर्थ टाइम इसको देख के उन नोट्स को रिवाइज कर लें। तो अगर आप ये चीज़ कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इजीली पेपर दे सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व शो रिलेशन, एग्रीगेट डिमांड जो है वो किसके दरमियान रिलेशनशिप शो करता है, वो रिलेशनशिप शो करता है इन्फ्लेशन और आउटपुट के दरमियान। एडी कर्व क्या होता है, अगर हायर इन्फ्लेशन होगी और रिड्यूस डिमांड होगी तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। एडी कर्व कब फ्लैट होता है, जब आउटपुट जो है वो हाईली सेंसिटिव होती है। एडी कर्व जो है कब स्टीप होता है, जब आउटपुट जो है इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती। हायर इन्फ्लेशन क्या कम करती है, डिमांड को कम करती है। हायर इंटरेस्ट रेट क्या करता है, लेस इन्वेस्टमेंट को लेकर आता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से एडी डिमांड कर्व किस तरीके से शिफ्ट होता है, राइट तरीके से शिफ्ट होता है। इंक्रीज इन टैक्सेस अगर इंक्रीज कर दी जाए तो एडी डिमांड को क्या होता है, लेफ्ट की जानिब मूव करती है। इन्फ्लेशन इंक्रीज कर दी जाए तो उससे क्या होता है, अनसर्टेनिटी आ जाती है, कुछ नहीं पता चल रहा होता आपको क्या होता है, लोग एहतजाज करने भी आ जाते हैं, दूसरे मसले मसाइल भी हो सकते हैं। नेट एक्सपोर्ट जब गिर रही होती है तो क्या होता है, करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग, नेट एक्सपोर्ट जब गिरती है तो क्या होता है, करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग करेंसी इंक्रीज इंपोर्ट, स्ट्रॉन्ग करेंसी को इंपोर्ट्स चाहिए होती हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप में देख लेते हैं, वाई इज एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड क्यों होता है। द एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंजम्पशन कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है और एक्सपोर्ट भी कम होती है। ये चीज़ लीड करता है लोअर डिमांड और आउटपुट को। इस वजह से जो कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब अगर आपके पास एम की, अब लोग बोलते हैं हमें कर्व समझ में नहीं आता कि कर्व डाउनवर्ड क्यों जा रहा है, तो ये पूरी डेफिनेशन जब आप पढ़ लेंगे तो आपको कर्व क्यों समझ में नहीं आएगा। व्हाट मेक द एडी कर्व फ्लैट और स्टीप, एग्रीगेट डिमांड का कर्व फ्लैट या बिल्कुल सीधा क्यों हो जाता है। इट आउटपुट, अगर आउटपुट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी इन्फ्लेशन से रिलेटेड तो एडी कर्व जो है वो फ्लैट हो जाएगा। अगर आउटपुट सेंसिटिव नहीं होगी तो कर्व जो है वो स्टीप होगा, जो हमने पेट्रोल की और दूसरी चीज़ों के ऊपर एग्जाम्पल देखी थी। अगर ये डिपेंड करता है कि लोग और पॉलिसी मेकर किस तरीके से इन्फ्लेशन को रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप रोज़ चिकन खाते हैं और चिकन महंगा हो जाता है तो आप चिकन खाना छोड़ सकते हैं, उसके बगैर आपका गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है तो आप पेट्रोल का इस्तेमाल कम कर देंगे, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते जिस तरीके से आपने चिकन का इंतज़ाम ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसी वजह से कर्व जो है वो फ्लैट भी होता है और स्टीप भी होता है। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। एग्रीगेट डिमांड में शामिल होता है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट, और ये सब चीज़ें क्या होती हैं हमने ऊपर ईजी अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिया। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द स्लोप ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कर्व, आपने वो फैक्टर्स बताने हैं जो स्लोप को इफेक्ट कर रहे होते हैं एग्रीगेट डिमांड के। देयर आर 3 मेन फैक्टर अफेक्ट द स्लोप ऑफ द एडी कर्व, यानी कि 3 मेन फैक्टर होते हैं। फर्स्ट जो है वो इन्फ्लेशन होता है और रियल मनी बैलेंसेस होता है। हायर इन्फ्लेशन जो है वो परचेजिंग पावर को कम कर देती है, डिमांड कम हो जाती है। सेकंड जो है पॉलिसी मेकर किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। अगर वो इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो डिमांड जो है वो बहुत तेज़ी से गिर जाती है। थर्ड जो है वो कितनी सेंसिटिव स्पेंडिंग होती है इंटरेस्ट रेट को। अगर इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम हो रही है, द कर्व बिकम फ्लैट। दीज फैक्टर डिटरमाइन वेदर आउटपुट चेंजेस सिग्निफिकेंटली व्हेन इन्फ्लेशन चेंजेस। एक्सप्लेन रीजन फॉर द शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड कर्व, आपने वो रीजन बताने हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व को शिफ्ट करने के कौन कौन से रीजन होते हैं। द एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्यू टू चेंजेस इन कंपोनेंट्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नॉर्थ नेट एक्सपोर्ट जो है बढ़ेंगी तो कर्व जो है वो राइट की जानिब जाएगा, अगर कम होंगी तो लेफ्ट की जानिब जाएगा। इसी तरीके से टैक्सेस जो हैं वो भी डिमांड को इफेक्ट कर रहे होते हैं। एडिशनली उसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ में चेंजेस आते हैं उसकी रिएक्शन कर्व की वजह से हाई इंटरेस्ट रेट आ जाते हैं, तो वो भी शिफ्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व को। ऑप्टिमिज्म इज द इकोनॉमी इंक्रीज डिमांड वाइल परमिसिज्म रिड्यूसेस। ऑप्टिमिज्म का मतलब ये हो गया कि जब
पॉलिसी मेकर, ठीक है, इंटरेस्ट रेट और सारी चीज़ों को चेंज कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो इकोनॉमी में इंक्रीज हो रही होती है डिमांड। और जब परमिसिज्म होती है, यानी कि बहुत एग्रेसिवली इस चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो रिड्यूस हो रही होती है डिमांड। हाउ डज इन्फ्लेशन इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड? इन्फ्लेशन जो है वो एग्रीगेट डिमांड को किस तरीके से इफेक्ट कर रही होती है? इन्फ्लेशन रिड्यूसेस रियल मनी बैलेंसेस। इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस करती है रियल मनी के बैलेंस को, मीनिंग पीपल कैन बाय अ फ्यूअर गुड, यानी कि आप आज 10,000 रुपये से कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गई तो आप 10,000 रुपये में वो चीज़ें नहीं खरीद सकते। जो जो हमने एग्जाम्पल देखी थी कि रियल मनी की एग्जाम्पल, कि एक बंदे के पास 10,000 रुपये और इन्फ्लेशन 10% बढ़ जाती है, तो उसके 10,000 रुपये 9,090 के बराबर रह जाते हैं। इसी तरीके से ये आल्सो लीड टू हायर इन्फ्लेशन रेट एज सेंट्रल बैंक ट्राई टू कंट्रोल इट। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है, इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से क्या होता है, जो बिजनेसेस बोरो कर रहे होते हैं बैंक से वो कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, कंजम्पशन कम हो जाती है। इन्फ्लेशन की वजह से अनसर्टेनिटी भी बढ़ जाती है, दौलत जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोअर स्पेंडिंग हो जाती है। जब आप पैसे की ताकत कम हो जाएगी तो आप चीज़ें कम खरीदेंगे, अगर आप खरीदेंगे भी तो आपके पैसों से उतनी चीज़ें आएंगी नहीं, तो ऑटोमेटिकली जो है स्पेंडिंग कम हो जाएगी। इसकी वजह से जो है इम्पोर्ट बढ़ जाती है और एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम हो जाती है। ऑल दिस फैक्टर रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड, और ये सारे फैक्टर जो है वो मिलके एग्रीगेट डिमांड को जो है वो रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपकी अगर कोई सजेशन है तो मोस्ट वेलकम, आप हमें सजेशन बताएं। अगर आप ये नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, एडमिन को मैसेज करें, वो आपको पूरा गाइड कर देगा कि आप नोट्स किस तरीके से ले सकते हैं। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, वो एनालिटिक्स हमारे पास आएंगे। अगर वो नंबर बढ़ रहे होंगे तो हम आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियोस बनाएंगे। अगर नंबर बढ़ नहीं रहे होंगे, जब आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे और वीडियोस जो हैं वो कम आएंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।